गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करेंट अफेयर्स एजुकेशन। आज के वीडियो सेशन में हमारा पहला प्रश्न है, हाल में ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के कमांडेंट अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एम.के. दास, दूसरा ऑप्शन है जी.ए.वी. रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है के पांडे, चौथा ऑप्शन है पवन कुमार। उत्तर आप गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, एम.के. दास। ओटीए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई की स्थापना 1963 में हुई थी। इस अकादमी का कार्य भारतीय सेना के जवानों को प्रशिक्षण देना है और यह अकादमी चेन्नई के अलंदूर में स्थित है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय सेना के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया बिहार के कमांडेंट अधिकारी के रूप में किसको चुना गया है। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है के पांडे, दूसरा ऑप्शन है जी.ए.वी. रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है पवन कुमार, चौथा ऑप्शन है टी.पी. सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जी.ए.वी. रेड्डी। यह दोनों ही प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी बार कई विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तीसरे प्रश्न हम देखते हैं, हाल में खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू के द्वारा स्पोर्ट्स आवासीय हॉस्टल का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका सही आप लोग उत्तर गैस कीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, दिल्ली। छात्रावास जो दिल्ली में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है, वो करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली के परिसर में किया गया है। छात्रावास संलग्न वॉशरूम सुविधा के साथ में 162 बेडों के साथ में बनाया गया है और यह जो आवास है ये बिल्कुल वातानुकूलित है पूरी तरीके से, और यहाँ पर बच्चों के रहने की, खाने की और उनके मनोरंजन की और साथ ही उनकी अपने अभ्यास करने के लिए सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। यह छात्रावास जो है वो खेल जगत के विकास में सहायक होगा। हाल में भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी मिली है। वह राज्य केंद्र शासित राज्य में लागू हुई है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका उत्तर आप लोग गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। यह योजना 5 वर्षों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो समाज होगा उसका भी एक संपूर्ण रूप से विकास होना संभव होगा काफी हद तक। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, हाल में किसके द्वारा सतर्कता मोबाइल ऐप तथा सतर्कता अधिकारी पोर्टल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मनोज सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। उत्तर आप लोग गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, मनोज सिन्हा। सतर्कता मोबाइल ऐप तथा सतर्कता अधिकारी पोर्टल की शुरुआत भ्रष्टाचार रोकने तथा पारदर्शिता लाने के लिए की गई है। इस योजना की शुरुआत कश्मीर राज्य में वहां के राज्यपाल के द्वारा की गई है। मनोज सिन्हा जो कि वहां पे वर्तमान के राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कृषि संजीवनी बेन का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी कर्नाटक। उत्तर गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कि बी.एस. येदियुरप्पा है, उनके द्वारा किया गया है। इस वैन में कृषि विशेषज्ञों को खेतों में भेजा जाएगा जो वहां की मिट्टी तथा पानी की जांच करेंगे और कीट नियंत्रण के उपाय जो कि किसानों को सुझाएंगे। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल में तेलंगाना मुख्य न्यायालय की पहली महिला न्यायमूर्ति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लीला सेठ, दूसरा ऑप्शन है फातिमा बीबी, तीसरा ऑप्शन है हिमा कोहली, चौथा ऑप्शन है पतंजलि शास्त्री। उत्तर गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमा कोहली।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली को शपथ हैदराबाद के राजभवन में तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल, जो कि तमिल साई सुंदर राजन हैं, के द्वारा दिलाई जाएगी। उच्च न्यायालय के अगर हम न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें तो उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक कार्यकाल निर्धारित नहीं करता है। हालांकि फिर भी यह निम्नलिखित 3 प्रावधान प्रदान करता है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। यदि वो चाहे तो वह राष्ट्रपति द्वारा अक्षमता या दुर्व्यवहार के लिए संसद की प्रस्तावना पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अगर हम उच्च न्यायालय के अधिकारों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की बात करें तो उच्च न्यायालय को राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप के बिना कार्य करने और भूमि के कानून को बनाए रखने के लिए कई प्रकार की शक्तियां प्रदान भी की जाती हैं। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो अधिकार क्षेत्र है उनके मूल अधिकार के क्षेत्र है, रिट अधिकार क्षेत्र है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, रिकॉर्ड की एक अदालत है और न्यायिक समीक्षा है। आज का हम 8वां प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में कौन सी बार ऐसा है कि जब कोई मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल नहीं होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चौथी बार, दूसरा ऑप्शन है 5वीं बार, तीसरा ऑप्शन है 6ठी बार, चौथा ऑप्शन है 7वीं बार। उत्तर गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौथी बार। ऐसा चौथी बार हो रहा है कि जो कि गणतंत्र दिवस के समारोह पर कोई भी व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग नहीं लेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेने से मना कर दिया है। और वर्ष 2020 की अगर हम बात करें तो उसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 9 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 11 जनवरी। भारत में पहला प्रवासी दिवस की अगर हम बात करें, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 9 जनवरी। पहले प्रवासी दिवस की अगर हम बात करें तो भारत में 9 जनवरी 1915 को मनाया गया था। और वो भी किस लिए? क्योंकि इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 2021 को जो हमारा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा वो 16वां वर्चुअल प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अधिवेशन का विषय जो होगा और थीम, जिसको कि थीम कहा जाता है, वो होगी आत्मनिर्भर भारत में योगदान रहेगा। प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़कर हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनिल अंबानी, दूसरा ऑप्शन है एलन मस्क, तीसरा ऑप्शन है सत्य नडेला, चौथा ऑप्शन है रतन टाटा। उत्तर गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर अगर होगा, हम देखते हैं, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, एलन मस्क। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर एलन मस्क दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। एलन मस्क की संपत्ति की अगर हम बात करें तो $185 बिलियन है, जबकि जेफ बेजोस की संपत्ति हम देखते हैं तो उनकी $184 बिलियन है। एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, जो अमेरिका की एक प्रमुख निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अलावा ये टेस्ला के सीईओ भी हैं, जो मोटर कार क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और तब तक के लिए गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।